हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की क्लास में आप सभी के लिए, जैसे कि आप लोगों को जानते हैं कि मैं आप सबके लिए ऑलरेडी ये मेगा टेस्ट सीरीज ला चुकी हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ इसके सारे के सारे आंसर को डिस्कस करने वाली हूँ विद एक्सप्लेनेशन के साथ। इससे पहले मैंने आप सभी के साथ 2 दिन पहले ये वीडियो अपलोड कर दी थी और सभी के लिए टेस्ट मैंने रखा था, जिसमें कुछ वॉल्यूम की कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जिसमें वॉइस कुछ म्यूट रह गई थी, जिस वजह से आप लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आई। तो आज भी आपके पास एक अच्छा चांस है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिन्होंने भी पूरा टेस्ट 50 क्वेश्चंस का नहीं दिया हो तो आज की वीडियो में आप सभी दे सकते हो। यहाँ पर कुछ 50 क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एंशियंट मेडिएवल वर्ल्ड और मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, BHU, AU, जामिया या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टेस्ट आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, जो कि आपका इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में देखने को मिलेगा। तो चलिए इस टेस्ट को देखते हैं कि आप लोगों ने अभी तक इस टेस्ट को अपने अच्छे तरीके से कर लिया होगा। अब आप ये चेकआउट कीजिएगा जितने भी स्टूडेंट ने इस टेस्ट को दिया है कि आप लोगों ने कितना स्कोर बना 50 आउट ऑफ। और आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सबका स्कोर कैसा रहा। बाकी जिन स्टूडेंट ने अभी तक टेस्ट नहीं दिया है और आप लोग चाहते हो कि ये देखना कि आप लोगों की कितनी प्रैक्टिस हुई है, तो आप मेरे क्वेश्चन रीड करने तक उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो और टेस्ट अभी भी कंटिन्यू को कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर नहीं किया है तो। और मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। रात के 9:30 बजे आपको चैनल पे वीडियोस देखने को मिलेगी। अभी वीडियोस थोड़ी लेट हो गई है आने में, क्योंकि यहाँ पे तबीयत अच्छी नहीं थी, ठीक नहीं थी, तो इसी वजह से वीडियो आने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अब आपको वीडियो कंटिन्यू देखने को मिलेगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए यहाँ पर अपने इस टेस्ट को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर करेक्ट है और आप सभी का स्कोर कैसा रहा। नाउ स्टूडेंट, ये रहा आप सभी का पहला क्वेश्चन, जिसमें मैंने आप सभी से पूछा था कि ब्रह्म समाज और आर्य समाज के बीच यहाँ पे कुछ दो अंतर दिए हैं। आपको स्टेटमेंट दोनों पढ़ना है और बताना है कि इसमें से कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बोला गया था कि ब्रह्म समाज ने वेद, उपनिषद और प्राचीन भारत के अन्य पवित्र ग्रंथों से अपनी प्रेरणा ली थी, और वहीं आपके आर्य समाज जो है वो सिर्फ केवल और केवल वेदों में विश्वास करता था। तो ये बात बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ही सही है, क्योंकि आपके जो ब्रह्मो समाज है वो आपके वेद, उपनिषद और होली स्क्रिप्चर ऑफ एंशियंट इंडिया में बिलीव करता था। लेकिन जो आर्य समाज है वो सिर्फ और सिर्फ आपके वेद में मानता था, वेद में बिलीव करता था। वहीं अगर आपके दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं कि ब्रह्मो समाज जो है वो आपका वेस्टर्न कल्चर और फिलॉसफी में बिलीव करता है, और आपका वहीं आर्य समाज जो है वो वेस्टर्न कल्चर को रिजेक्ट करता है और आपके इंडियन कल्चर पे एक्सेप्ट करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि आपके जो ब्रह्मो समाज है उसने वेस्टर्न कल्चर और फिलॉसफी को एक्सेप्ट कर रखा है। लेकिन वही आर्य समाज की बात करें तो उनका अपोजिट है, वो वेस्टर्न को, उन्होंने कल्चर को रिजेक्ट किया था और आपके इंडियन कल्चर को ही एक्सेप्ट किया था। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ A and B स्टेटमेंट आर ट्रू। तो जिन्होंने भी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। आइए चलिए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। कुछ और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप सभी जान लो, क्योंकि इनमें से कुछ भी आपके एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पर आप लोग कुछ पॉइंट्स देख सकते हैं जिसमें मैंने आपके ब्रह्मो समाज और आर्य समाज से रिलेटेड कुछ बातें लिखी हैं। इस स्लाइड में आपको इंग्लिश मीडियम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हिंदी मीडियम में, क्योंकि सबसे ज़्यादा डाउट और प्रॉब्लम हिंदी वाले स्टूडेंट को होती है। तो मैं ये हिंदी में पढ़ लेती हूँ ताकि आप सभी को चीज़ें इजली से समझ में आ जाए। बाद में इंग्लिश वाले मीडियम आप बैक करके इसको देख सकते हैं। अगर हम बात करें, यहाँ पे बोला है कि ब्रह्म समाज ने अपनी प्रेरणा प्राचीन भारत के वेद, उपनिषद और अन्य पवित्र ग्रंथों से ली है, और आपके आर्य समाज जो है वो केवल वेद में विश्वास करते हैं, जो कि आपके क्वेश्चन के स्टेटमेंट में दिया हुआ था। नेक्स्ट अगर डिफरेंस देखते हैं तो ब्रह्म समाज जो है वो मुख्य रूप से सुधारवादी था। याद रखना, ब्रह्म समाज आप सभी का क्या है, सुधारवादी था, और वहीं आपके आर्य समाज की बात करें तो वह पुनरुत्थानवादी था। तो ये दोनों में ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आपके ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट डिफरेंस अगर आप देखोगे तो आपके ब्रह्म समाज ने पश्चिमी
संस्कृति और दर्शन में विश्वास किया था, और लेकिन अगर आपके आर्य समाज की बात करें तो पश्चिमी संस्कृति को खारिज कर दिया था। उन्होंने केवल भारतीय संस्कृति को स्वीकार किया था, जो कि आपके स्टेटमेंट में दिया हुआ है, जिसमें ये वेस्टर्न कल्चर में बिलीव नहीं करते थे, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था आपके आर्य समाज ने। और वहीं अगर आपके ब्रह्म समाज की बात करें तो ये आपके वेस्टर्न कल्चर में बिलीव करते हैं। ठीक है, ये वो बात थी जो आपके स्टेटमेंट में ऑलरेडी दिया हुआ था। नेक्स्ट है आपके ब्रह्म समाज के लिए मानवीय तर्क सर्वोच्च है, लेकिन आर्य समाज जो है वो वेदों की अचूकता में विश्वास करता है। ठीक है, तो ये थर्ड इनके दोनों के आपस में डिफरेंस है। ये भी इनमें से भी कुछ भी स्टेटमेंट में आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट्स रखे जो आप सभी को पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रह्म समाज को ब्रिटिश सरकार की अच्छाइयों पर पूरा भरोसा था। ठीक है, लेकिन वहीं आपके जो आर्य समाज के लोग थे वो ब्रिटिश सरकार की अखंडता में कोई विश्वास नहीं था उन्हें। आपको जो ब्रह्म समाज के लोग थे उन्हें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी आप सभी की, उस पर पूरा का पूरा बिलीव था, उस पर ट्रस्ट रखते थे, लेकिन आपके आर्य समाज के लोग बिल्कुल नहीं ट्रस्ट रखते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रह्म समाज ने इस्लाम और ईसाई धर्म को हिंदू धर्म के समान माना था। जो आपके इस्लाम और आपकी जो क्रिश्चियनिटी है, ब्रह्म समाज के लोगों ने उसके हिंदू रिलीजन के इक्वली इसको माना है, लेकिन आपके आर्य समाज के लोगों ने हिंदू धर्म की श्रेष्ठता का दावा किया है, और दावा किया है जीवन का सबसे अच्छा तरीका है। उन्होंने सिर्फ आपके आर्य समाज के लोगों ने हिंदू धर्म में बिलीव किया है, ना कि आपके ईसाई और क्रिश्चियनिटी में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट डिफरेंस अगर हम बात करेंगे, ब्रह्म समाज एक समझौतावादी और शांतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया गया है, लेकिन आपके जो आर्य समाज के लोग हैं उन्होंने अपने विचारों को आक्रामक, आधिकारिक और स्पष्ट तरीके से प्रचलित किया है। क्लियर हो गया। और अगर अब हम लास्ट पॉइंट देखेंगे आप सभी का, तो लास्ट पॉइंट आप सभी देख सकते हो, इसमें पूछा गया है कि ब्रह्म समाज ने मुख्य रूप से शिक्षित और बुद्धिजीवियों को प्रभावित किया था। ठीक है, किसने? आपके ब्रह्म समाज के लोगों ने। वहीं अगर आर्य समाज के लोगों की बात करेंगे, उन्होंने शिक्षित और अशिक्षित के दिमाग को समान रूप से चुन में सक्षम रहे थे। अगर हम ये इंग्लिश मीडियम की तरफ चलते हैं, जो भी स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, इसको पढ़ सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में आप इसे नोट डाउन कर लेना। यहाँ पर आप देखो लास्ट पॉइंट, जो ब्रह्म समाज है वो आपके एजुकेटेड और इंटेलेक्चुअल्स को इन्फ्लुएंस थे, उनसे प्रभावित थे, लेकिन जो आपके आर्य समाज के लोग हैं वो सिर्फ आपके किसके? एजुकेटेड और अनएजुकेटेड लोगों से। ठीक है, तो ये डिफरेंस है कुछ जो कि आपके ब्रह्म समाज और आर्य समाज से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, ताकि आपके आगे एंट्रेंस के अलावा किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन है तो आप उसको ईजिली से कर पाए। आशा करती हूँ एक ही क्वेश्चन से आप इसको बहुत कुछ अच्छे तरीके से सीख पाए हो। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, जिसमें मैंने आप सभी से पूछा था, सेंट एजेंडा किला भारत के इनमें से किस पुर्तगाली वॉइसरॉय द्वारा बनाया गया था? सेंट एंगला फोर्ट जो है वो बिल्ड किया गया था किस पोर्चुगीज वॉइसरॉय ऑफ इंडिया के द्वारा? आपके ऑप्शन दे रखे थे, अल्मीडा, अलबुकर्क, नीनो द कुन्हा या फिर कैब्रेल। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, अल्मीडा। तो जिन भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर ए लगाया वो बिल्कुल करेक्ट है, और जिनका जो भी गलत हो रहा है आप लोग अपना साइड में देखते रहना कि आपकी किस क्वेश्चन में गलतियां हुई हैं, ताकि आप उसको एक बार रिवीजन कर लो। ठीक है, आप में से ही बस आप ये देखो कि 50 में से आप सभी ने कितना अच्छा स्कोर किया है। ठीक है, बाकी जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया है वो अभी भी दे सकते हैं। आप लोग अभी भी पेन कॉपी लेकर बैठिए और मेरे क्वेश्चन रीड करने तक अपने इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से अपनी कॉपी में लिखो, और देखो कि आप लोगों ने कितना अच्छा यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस हो चुकी, क्योंकि आप सभी को पता है आपके एग्जाम में बहुत ही कम समय रह चुका है। और ये मैं बता दूं, आप चाहे अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट हो और चाहे पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट हो, ये पीजी के जो भी, ये दोनों के लिए ही मैंने ये हिस्ट्री का टेस्ट तैयार किया है, तो आप दोनों ही इसको दे सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि टॉपिक सिलेबस कुछ चेंज नहीं हुआ है, सब कुछ वही है, इसी तरह ये दोनों के लिए हेल्पफुल है। चाहे आप CUET के बेस से एग्जाम आपका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला, चाहे आपका CUET के बेस पे नहीं होने वाला, तो भी ये वीडियो आप दोनों के लिए ही है। क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बताया मैंने आप सभी को? ऑप्शन नंबर ए। तो जिन्होंने भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बताया वो बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ, क्योंकि मैंने आप सभी को कहा था कि मैं हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी आप सभी को ज़रूर दूंगी।
अगर हम बात करते हैं सेंट एंग्लो का किला, जिसे लोकप्रिय रूप से कन्नौर किले के रूप में भी जाना जाता है, तो याद रखना ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आपके कन्नौर फोर्ट जो है कौन से फोर्ट को कहा जाता है। तो याद रखना सेंट एंग्लो फोर्ट को आपके कन्नौर फोर्ट से भी ये फेमस है। एक विशाल त्रिकोणीय लेराइट किला है और कन्नौर के सबसे ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। और अगर हम बात करें तो ये कब बना था, 1505 में इसको कंस्ट्रक्ट कराया गया था, किसके द्वारा, डॉन फ्रांसिस दी एलिमेडा के द्वारा, जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा गया है और आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन से आपके और क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं, कि एक तो इसको कन्नौर फोर्ट कहा जाता है और इसको आपके डॉन फ्रांसिस्को डे अल्मेडा ने 1505 में बनाया था। तो ईयर भी आप सभी को पता होना चाहिए। तो ये थे एक ही क्वेश्चन से कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके एग्जाम में यहाँ से पूछी जा सकती हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश भारत का कौन सा अधिनियम भारत के संविधान के मुख्य स्रोतों में से एक था? विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया वॉज वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? आपके ऑप्शन हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो अगर हम बात करेंगे ब्रिटिश भारत का जो कौन सा अधिनियम भारत के संविधान के मुख्य स्रोतों में से एक है, तो वो है भारत सरकार का अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी आप सभी का सही है। तो जिन्होंने भी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी लगाया था वो बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। अगर हम बात करेंगे द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 की, अगर हम बात करेंगे, भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण ये स्रोत है। भारतीय संविधान के कई प्रावधान थे, जैसे कि आपके संघीय सरकार, आपके केंद्र में द्वंद्व शासन, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण और एक संघीय अदालत की स्थापना से लिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तब गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट जो 1935 वाला, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का क्या है, एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है, ठीक है, जिसके अंदर आपको मैनी प्रोविजन देखने को मिलते हैं, लाइक फेडरल गवर्नमेंट डायरकी, जो कि सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर आपके सेंट्रल और स्टेट के बीच में, और आपके फेडरल कोर्ट भी इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ये सब कुछ आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता ही है। तो इसी वजह से आपके इसी गवर्नमेंट एक्ट के थ्रू 1935 ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मेन सोर्सेज है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी ने, जिन्होंने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ऑप्शन नंबर सी लगाया था, वो बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आप सभी से पूछा था, क्योंकि आप सभी ने मराठा एम्पायर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, और मैंने आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि मराठा एम्पायर का जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो इनमें से कौन सा है। आपको ऑप्शन से चौथ टैक्स, सरदेशमुखी टैक्स, एग्रीकल्चर टैक्स या अदर टैक्सेस जो आपके देशमुख और देशपांडे के द्वारा कलेक्ट किया जाता था। अगर आप सभी ने मराठा का साम्राज्य के राजस्व बहुत अच्छी तरीके से पढ़े तो आपको पता है चौथ टैक्स भी लिया जाता था, सरदेशमुखी टैक्स भी था, कृषि टैक्स भी लिया जाता था, और देशमुख और देशपांडे द्वारा एकत्रित अन्य कर भी लिए जाते थे। इट मीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इट मीन्स आपके चारों ऑप्शन करेक्ट हैं। मराठा एम्पायर के समय में जो सोर्स ऑफ रिवेन्यू है वो आपके चौथ, सरदेशमुखी, एग्रीकल्चर और आपके देशमुख और देशपांडे के थ्रू जो अलग टैक्सेस कलेक्ट की जाती थी, सारे के सारे इंक्लूडेड है। तो जिन्होंने भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दिया था वो आप सभी की सभी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। मैं आप सभी को बता दूं, मराठा साम्राज्य के राजस्व के स्रोत चौथ और सरदेशमुखी कर, कृषि और देशमुख के देशपांडे द्वारा एकत्र किए गए अन्य कर थे। कुछ अन्य कर जैसे कि आपकी भूमि सिंचाई, गृह कर, जहाज पे कर, खरबूजे की खेती पर कर भी लगाए जाते थे। तो जो मैंने आपके क्वेश्चन में पूछा उसके अलावा भी आप सभी को पता होना चाहिए कि इस समय पे आपके लैंड इरिगेशन, हाउस टैक्सेस और टैक्सेस जो आपके शिप पर भी लगाए जाते थे, और जो मेलन कल्टीवेशन होता था उस पर भी मराठा एम्पायर के समय पर टैक्सेस लिए जाते थे। क्लियर हो गया? तो ये सारी चीज़ें भी आपको साथ में पता होना चाहिए। आगे बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, जिसमें पूछा गया है, इनमें से किसने 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हर्डिंग पर बम फेंका था? हु ऑफ द फॉलोइंग थ्रू अ बम ओवर लॉर्ड हेडिंग ऑन 23 दिसंबर 1912? 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हेडिंग पर किसने बम फेंका था? ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया था, जिसमें मैंने आप सभी को ऑप्शन दिया था, रस बिहारी बोस,
बटुकेश्वर दत्त, शुकदेव या इनमें से कोई भी नहीं। तो अगर हम बात करेंगे कि आपके लॉर्ड हर्डिंग पर 23 दिसंबर 1912 को जिसने बम फेंका था वो थे आपके रस बिहारी बोस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। और साथ ही साथ आप लोगों को इसका ईयर भी याद होना चाहिए, आपके एग्जाम में ईयर भी पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया? तो किसने किस पर बम फेंका ये भी पता होना चाहिए। क्या पता कि ये चीज़ यहाँ लिखी हो, ठीक है, तो लॉर्ड हार्डिंग भी नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में क्या लिखा है वो भी इंक्लूडेड रखो, क्योंकि यही क्वेश्चन घुमा करके आप सभी से पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। इसमें पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द राइटर ऑफ द नॉवल रॉबिन्सन क्रूसो। तो रॉबिन्सन क्रूसो उपन्यास के लेखक इनमें से कौन से थे? आपके ऑप्शन हैं हैरी वेलेस्ट, डैनियल डीफो, डैनियल वेलिंगटन या थॉमस रिचर्डसन। तो अगर हम बात करेंगे आपके रॉबिन्सन क्रूसो जो ये नॉवल है इसको किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था आपके डैनियल डॉफियो के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो डैनियल डॉफियो के द्वारा द्वारा आपके रॉबिन्सन क्रूसो की ये नॉवल लिखी गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता है आपका? ऑप्शन नंबर बी। तो जिन्होंने भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि रॉबिन्सन क्रूसो ने ये डैनियल डॉफियो ने ये नॉवल लिखी थी। कब लिखी थी? 1719 में। ये भी आपको पता होनी चाहिए कब लिखी थी, 1719 में। और इसमें इन्होंने भारतीय कपड़ा विकास के प्रभाव को दर्शाया था और जो कि इंग्लैंड के हर घर में स्पष्ट था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस नॉवल में किस चीज़ के बारे में उन्होंने मेंशन किया है ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं, आपको जहाँ भी करना है या जहाँ भी आपने ये सारी चीज़ें नोट की होंगी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 1943 के बंगाल के अकाल में के समय निम्नलिखित में से कौन सा भारत का वॉइस रॉय था उस समय? ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द वॉइस रॉय ऑफ इंडिया व्हेन द बंगाल फेमाइन ऑफ 1943 टुक प्लेस? आपके ऑप्शन है लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिंगो, लॉर्ड वेवल या लॉर्ड वेलिस्ली। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए जो भी अभी तक टेस्ट नहीं दे पाए हैं। तो जल्दी से एक बार आप लोग आंसर बताइए कि 1943 में जब बंगाल का अकाल पड़ा था उस समय भारत का वॉइस रॉय कौन था? ये चीज आपसे यहाँ पर पूछी गई है। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे तो उस समय जो भारत का वॉइस रॉय थे वो थे आपके लॉन्ग लिलिंथगो। ठीक है, लॉर्ड लिलिंथगो उस समय वॉइस रॉय थे जब आपके बंगाल में 1943 में कौन आया, क्या आया था? फेमाइन आया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी लगाया आप सभी करेक्ट हैं, और जिनका इनकरेक्ट हुआ वो कोई बात नहीं, इनकरेक्ट यहाँ हुआ है लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तब आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये प्रैक्टिस ये टेस्ट सीरीज इसीलिए चलाई गई कि आपके एग्जाम से पहले एक बार आप यहाँ चेकआउट कर लो कि आप लोगों के आपके एग्जाम की तैयारी कैसे हुई है। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने आप सभी से पूछा था वाइकॉम सत्याग्रह का नेतृत्व इनमें से किसके द्वारा किया गया है? आपके ऑप्शन है श्री नारायण गुरु के द्वारा, के पी केशव मेनन के द्वारा, टी के माधवन के द्वारा या के केलपन के द्वारा। अगर हम बात करेंगे वाइकॉम सत्याग्रह का जो नेतृत्व है, वाइकॉम सत्याग्रह के जो आपका जो ये लेड है, ये जो नेतृत्व किया था ये आपके किसके द्वारा? के पी केशव मेनन के द्वारा ये किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता है आपका? ऑप्शन नंबर बी कि के पी केशव मेनन के द्वारा वाइकॉम सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो आप नेक्स्ट स्लाइड पे देख सकते हो के पी केशव मेनन ने 1924 में केरल में वैकोम सत्याग्रह के नेता थे। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी याद करना आपको, केरल में। ठीक है, नेक्स्ट आपको ईयर भी पता होनी चाहिए। उनकी मांग मंदिर में अछूतों के परिवेश की अनुमति थी। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। इसको नोट डाउन कर लो, मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने जिसके बारे में नहीं पता होगा। तो याद रखना ये सत्याग्रह इन्होंने इसीलिए किया था ताकि जो आपके अनटचेबल लोग हैं जिनको मंदिर में जाना अलाउ नहीं था उनको अलाउ करने की उन्होंने डिमांड करी थी, इसीलिए सत्याग्रह का था जिसमें गांधी जी ने उनको सपोर्ट किया था। ये चीज़ भी आपसे पूछी जा सकती है कि किसने आपको सपोर्ट किया था? तो इस मूवमेंट में आपके गांधी जी ने इनको सपोर्ट किया था। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने जिसमें मैंने आप सभी से पूछा था
इनमें से कौन सा आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने के लिए शुरू किया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वॉज स्टार्टेड टू अपोज द अलीगढ़ मूवमेंट? आपके ऑप्शंस थे फराजी आंदोलन, अरविपुरम आंदोलन, देवबंद आंदोलन या अहमदिया आंदोलन। अगर हम बात करेंगे तो अलीगढ़ मूवमेंट यानी अलीगढ़ आंदोलन के अगेंस्ट या उसका विरोध करने के लिए जो आंदोलन शुरू किया गया था वो था आपका देवबंद आंदोलन। ठीक है, देवबंद मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था आपके अलीगढ़ मूवमेंट को अपोज करने के लिए। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी लगाया वो बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की। तो ईयर आप देख सकते हैं 1886 में संयुक्त प्रांत के सहारनपुर जिले के देवानंद आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ये अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने के लिए शुरू किया गया था। इसने वर्ष 1888 में अलीगढ़ आंदोलन के खिलाफ एक धार्मिक फरमान जारी किया था। ठीक है, कब किया था? 1888 में इन्होंने रिलीजियस डेक्रे जो है आपके अलीगढ़ मूवमेंट के अगेंस्ट इन्होंने क्या किया था? इशू किया था। तो ये चीज़ आपको साथ में पता होना चाहिए, साथ में आपको इसका डिस्ट्रिक्ट भी पता होना चाहिए, सहारनपुर जिला। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आप सभी से पूछा था किसान आंदोलन हुआ था, तो किसान आंदोलन के अपने नेताओं के साथ निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है, कौन सा मैच सही है वो आपको बताना है। इंडिगो रिवोल्ट, नील विद्रोह, मोपाला विद्रोह, ठीक है, एका आंदोलन और रंपा विद्रोह। साथ में है विष्णुचरण विश्वास, कुनैया मोहम्मद हाजी, मदारी पासी, अलूरी सीताराम राजू। तो जल्दी से आपको मैं टाइम दे रही हूँ, एक बार जल्दी से जो भी नए स्टूडेंट जो मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए। साथ ही मैं आपको बता दूं मैंने 2 वीडियो में पीजेंट मूवमेंट के कुछ यहाँ पे डिस्कस कर दिया, जिसमें मैंने आपके एका मूवमेंट भी डिस्कस कर रखा है, इंडिगो रिवोल्ट भी डिस्कस कर रखा है। अभी सिर्फ 2 ही वीडियोस पे मैं लेकर के आई हूँ। अगर आप लोगों को ये पीजेंट रिवोल्ट के बारे में पढ़ना है, इस टॉपिक के बारे में, तो आप लोग जा करके चेकआउट कर सकते हो। प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, पीजेंट रिवोल्ट आपको एक अलग सी प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिएगा, वहाँ पे 2 वीडियोस आपको इससे रिलेटेड देखने को मिल जाएंगी, जिससे आप लोगों को ये टॉपिक भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा। बाकी आपके एग्जाम के बाद मैं इसके बाकी के मूवमेंट भी जल्दी से चैनल पे इसकी वीडियोस लेकर के आऊँगी। अगर हम बात करेंगे नील विद्रोह के जो लीडर थे वो विष्णुचरण विश्वास थे, बिल्कुल सही। मोपाला विद्रोह जो है वो मोहम्मद हाजी इनके इनके लीडर थे, बिल्कुल सही है। एका आंदोलन के मदारी पासी और रंपा विद्रोह के अलीपुरी सीताराम राजू, ये सारे के सारे ऑप्शंस आप सभी के सही हैं। इट मीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो जिन्होंने भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दिया था वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको इस तरीके से पूछा, आपके एग्जाम में सिंगल भी पूछ सकता है, तो आपको ये सिंगल सिंगल भी याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा था, आपको यहाँ पर सारे बैटल्स दे रखे हैं और कौन सा बैटल कौन से समय पर हुआ है ये चीज़ आपको यहाँ बतानी है, और कौन सी स्टेट तो चीज़ें सही हैं और कौन से गलत है। बात करते हैं आपको बैटल ऑफ प्लासे, बैटल ऑफ अंबर, बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश। ये 4 बैटल आप सभी को यहाँ पर दे रखा है, और आप सभी से पूछा है कि इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत, उसके लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन थे। बात करते हैं अपने आंसर की। आप सभी को पता है कि बैटल ऑफ प्लासे जो है वो आपके 22 जनवरी 1760 में नहीं हुआ था, ये हुआ था आपके 23 जून 1757 में। ठीक है, इस वजह से आप सभी का पहला जहाँ जहाँ पे आंसर है वो आप सब इसको कट कर दो, तो ये कट हो जाता है, ये ऑप्शन कट और ये ऑप्शन कट। आपका थर्ड ऑप्शन भी चेकआउट कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे बैटल ऑफ अंबर की, तो बैटल ऑफ अंबर की अगर हम बात करें तो वो 22 जनवरी 1760 में नहीं हुआ था, ये ऑप्शन भी गलत है। वो कब हुआ था? वो हुआ था आपके 3 अगस्त 1749 में। ठीक है, 3 अगस्त 1749 में आप सभी का बैटल ऑफ अंबर हुआ था, इस वजह से आपका सेकंड ऑप्शन भी गलत है। इट मीन्स ये आपके नीचे जो मैंने ऑप्शन दे रखे हैं वो सारे के सारे ही गलत है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। आगे पहले चेकआउट कर लेते हैं। बैटल ऑफ बक्सर जो है वो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, ये बात बिल्कुल सही है।
बात करते हैं आपके बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश की, तो ये आपके 1749 में ना हो करके बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश आप सभी का 1760 में हुआ था। वो भी कब? वो भी हुआ था आपके 22 जनवरी को। इट मीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर सिर्फ ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीज़ें याद रखनी चाहिए। कभी कभी ऑप्शंस नीचे गलत दिए होते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को सारी चीज़ें पता होंगी तो आपको ये बात पता होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके जो आंसर सही है तो आपको लगेगा कि नीचे ही कोई ना कोई करेक्ट है, यहाँ पे कुछ गलतियां हो सकती हैं। तो ओवरऑल हमें एक चीज़ समझ आई कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर सिर्फ आपका स्टेटमेंट थर्ड ही करेक्ट है, जो कि मैंने आपको इसमें से किसी में भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? बक्सर का युद्ध जो है वो 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। साथ साथ बता दूं, आप सभी को ये सारे वॉर बैटल पता होना चाहिए। आप एक बार जल्दी से कमेंट करके लिख दो कि ये चारों वॉर जो है, चारों जो बैटल है, किसके बीच में हुआ था। और जो भी नए स्टूडेंट मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, तो मैं आप सभी को बता दूं, ऑलरेडी मैं इस सारे इंडियन हिस्ट्री में जितने भी बैटल हुए थे इस पे मैं ऑलरेडी लेक्चर ले चुकी हूँ। अगर आप सभी को इसके बारे में पढ़ना है कि कौन से ईयर में हुआ था, किसके बीच में हुआ था, इसमें किसे कौन जीता था और कहाँ पर ये बैटल हुआ था, आप उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिए। आपके एग्जाम में बैटल से रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने को आपको ज़रूर मिलेगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़े अब। तो इस ऑप्शन का ऑप्शन थर्ड करेक्ट था। तो जिन भी स्टूडेंट ने बहुत अच्छी तरीके से टॉपिक को पढ़ा होगा वही इस गलतियों को समझ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे एक्सप्लेनेशन आप सभी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा है कि इनमें से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में डिग्री प्राप्त करते समय अंग्रेजी गवर्नर कुलपति पर गोली चलाई थी? विच ऑफ द फॉलोइंग फीमेल रेवोल्यूशनरी फायर्ड एंड द इंग्लिश गवर्नर चांसलर वाइल रिसीविंग अ डिग्री एट द कॉन्वोकेशन? आपके ऑप्शन है शांति घोष, सुनीति चौधरी, बीना दास या फिर कल्पना दत्त। अगर हम बात करेंगे तो वो कौन सी महिला क्रांतिकारी थी, तो वो थी आपकी बीना दास, जिन्होंने आपके दीक्षांत समारोह में डिग्री प्राप्त करते समय अंग्रेजी गवर्नर जो थे वहाँ के उन पर गोली चलाई थी। इट मीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। तो जिन्होंने भी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, बीना दास नाम की एक महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में डिग्री प्राप्त करते हुए अंग्रेजी गवर्नर पर गोली चलाई थी। स्वतंत्रता हासिल करने के लिए एक उग्र संकल्प के साथ कलकत्ता के क्रांतिकारी समूह क्षत्रिय संघ में शामिल होकर बीना दास हरकत में आ गई थी। तो ये याद रखना कि क्षत्रिय संघ है किस में शामिल हुई थी, ये चीज भी आप सभी को पता होना चाहिए। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपको फिर से मैंने कुछ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा नहीं। सबसे पहला है आपका सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि 1931 में हुआ था, तो ये बात बिल्कुल सही है, ये आप सभी जानते हैं। तो आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो जहाँ भी आपका पहला स्टेटमेंट है वो तो आप ऑप्शन को हटा सकते हो। आगे बढ़ते हैं, कराची सेशन जो है आईएनसी का, उसको हेड किया था आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है, क्योंकि आपके कराची अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही की थी। थर्ड ऑप्शन है, भगत सिंह को 1931 में फांसी की सजा दी गई थी, ये ऑप्शन भी करेक्ट है। और लास्ट है आपका 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। इट मीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है कि आपके चारों के चारों स्टेटमेंट करेक्ट यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन अपने तैयार करना है। यहाँ पर सिर्फ चार एक ही क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन ये चार अलग अलग क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया? आपको ईयर भी याद होने चाहिए। आगे बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आप सभी से पूछा गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस रूस में जाने के लिए अपने निवासी से कब भागे थे? तो सुभाष चंद्र बोस जो है वो रशिया कब भागे थे अपने घर से, ये चीज़ आप सभी से पूछी गई है। आपके ऑप्शंस हैं 1938 में, 1940 में, 1941 में या 1943 में। तो अगर हम बात करेंगे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है वो अपने घर से रशिया कब भागे थे, तो वो भागे थे 1941 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की, तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हो 1940 में एससी बोस को अंग्रेजों द्वारा नज़रबंद कर दिया गया था। ठीक है, उन्हें अरेस्ट कर दिया गया था 1940 में। वहीं अगर 16 जनवरी 1941 की बात करूँ मैं, तो यहाँ पे कलकत्ता में अपने निवास से भाग गए और अफगानिस्तान के रास्ते, किसके रास्ते? अफगानिस्तान के रास्ते से वो रसिया पर पहुंच गए। ये भी बात आपको पता होनी चाहिए।
इस घटना को द ग्रेट, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, इस घटना को द ग्रेट एस्केप के नाम से भी जाना जाता है। इस भागने में उनके भतीजे आपके शिशिर कुमार बोस ने उनकी मदद की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो रसिया पहुंचे थे, कौन किसके रास्ते से पहुंचे थे, तो वो आपके अफगानिस्तान के रास्ते से। और इस इंसिडेंट को आपके द ग्रेट एस्केप के नाम से जाना जाता है, जिसमें उनकी मदद उनके नेफ्यू ने की थी, शिशिर कुमार बोस ने। ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट है, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस कार्य का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को नहीं दिया जाता? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट क्रेडिट टू लॉर्ड डलहौजी? तो यहाँ पर अगर हम बात करें लॉर्ड डलहौजी को इनमें से किस कार्य के लिए जो है जिसका क्रेडिट नहीं मिलता है, वो है आपके मैसूर को मर्ज करने में। तो मैसूर को मर्ज करने का काम, इसमें उनको कोई भी क्रेडिट नहीं दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। क्लियर हो गया? तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आप सभी से पूछा था कि डेयार्की सिस्टम जो है बंगाल का, वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? जॉन एडम के द्वारा, लॉर्ड वेलिस्ली के द्वारा, रॉबर्ट क्लिव के द्वारा, या वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा? तो ये क्वेश्चन मैनी टाइम आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ऑलरेडी आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता ही होगा कि डायरकी सिस्टम बंगाल में रॉबर्ट क्लिव के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, और आशा करती हूँ कि आप सभी ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही दिया होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हम बात करेंगे तो औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए एक स्कूल शारदा सदन की स्थापना किसने की थी? हु स्टैब्लिश द शारदा सदन, अ स्कूल फॉर इंडियन विडोज इन कॉलोनियल इंडिया? आपके ऑप्शन दिए थे मैंने, पंडिता रमाबाई ने, सरोजनी नायडू ने, महादेव गोविंद रानाडे ने, या दयानंद सरस्वती ने? अगर हम बात करेंगे औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए जो स्कूल था आपका शारदा सदन, इसकी शुरुआत की थी आपकी पंडिता रमाबाई ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। तो पंडिता रमाबाई के द्वारा आपका शारदा सदन की स्कूल आपके इंडियन विडोज के लिए ओपन किया गया था। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे तो पंडिता रमाबाई एक भारतीय समाज सुधारक थी, जिन्होंने 1889 में निराश उस जाति विधवाओं को आश्रय प्रदान करने के लिए उद्देश्य से बॉम्बे में, कहाँ पर? बॉम्बे में, याद रखना, उन्होंने ये चीज़ें, ये स्कूल यहाँ पर खोला था। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बाकी का आप लोग देख लेना, इजली से आराम से पढ़ लेना, याद रखना, ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में लिए इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आप सभी को समझा दिया है, इसीलिए इन्होंने किसके, पंडिता रमाबाई ने। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने आप सभी से पूछा था, प्रारंभिक मध्यकालीन समाज में इनमें से किसे ब्राह्मणों को दिए जाने वाला सबसे अच्छा उपहार माना जाता था? इन द अर्ली मेडिएवल सोसाइटी विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट गिफ्ट गिवन टू द ब्राह्मण्स? आपके ऑप्शन है प्लोशेयर, काउ एंड ऑक्सन्स, डोनेशन या गिफ्ट ऑफ लैंड, या पंचमार्क कॉइन। तो ये आप सभी को पता है कि ब्राह्मणों को जो गिफ्ट या दान दिया जाता था वो आपका था गिफ्ट ऑफ लैंड, भूमि दान दिया जाता था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, और आशा करती हूँ ये ऑप्शन का आंसर, आपका क्वेश्चन का आंसर गलत किसी का भी नहीं होगा, क्योंकि आपने सभी ने इसको अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है, और आप सभी को पता है कि ब्राह्मणों को क्या दिया जाता था, आपके डोनेशन दी जाती थी या गिफ्ट ऑफ लैंड दिया जाता था। नेक्स्ट है आपका, औरंगाबाद में बीबी का मकबरा जो है इनमें से किसके द्वारा बनवाया गया था? तो बीबी का मकबरा इन औरंगाबाद वॉज बिल्ट बाय शाहजहां, आजम शाह, या जहांगीर? अगर हम बात करेंगे बीबी का मकबरा जो औरंगाबाद में है, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, ये बिल्ड करवाया था आपके आजम शाह ने। तो आजम शाह के द्वारा औरंगाबाद में बीबी का मकबरा ये बनवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी लगाया आजम शाह, वो बिल्कुल सही है। अगर हम बात करते हैं आगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में भारत में स्थित एक मकबरा है। इसे मुगल बादशाह औरंगजेब के बेटे ने, आजम शाह ने, 1668 में और 1660 के बीच में अपनी माँ की याद में बनवाया था, और ये प्रसिद्ध ताजमहल के समान ही है। ठीक है, बस इन्होंने अपने माँ के लिए बनवाया था, और शाहजहां आपने देखा ही उन्होंने अपनी पत्नी के लिए बनाया था, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। ये भी याद रखना कि आजम शाह कौन है, आपके औरंगजेब के बेटे थे, ये चीज़ भी आप सभी को पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
जिसमें आप सभी से पूछा जा रहा है कि बलबन अपने अभियानों के द्वारा इनमें से किस क्षेत्र पर कब्जा करने में सक्षम नहीं था। बलबन वॉज नॉट एबल टू कैप्चर विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज ड्यूरिंग इस कैंपेन। मेवात, दोआब, अवध, ग्वालियर। तो अगर हम बलबन की बात करेंगे तो बलबन जो है उसने सारी टेरिटरीज को कैप्चर कर लिया था एक्सेप्ट ग्वालियर। क्लियर हो गया। वो ग्वालियर को कब्जा नहीं कर पाए थे, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ेंगे तो अगर मैं बलबन की बात बताऊं, उन्होंने मेवात, दोआब, अवध, कटिहार को अशांति को दबा दिया था, लेकिन उसने आपके जो ग्वालियर है और आपके रणथंभौर जो जगह है उस पर कब्जा करने के लिए उसने प्रयास तो किया, लेकिन वो फेल रहे थे। क्लियर हो गया। ये चीज़ें याद रखना और आपको ये सारी चीज़ें भी याद रखनी है, ये चारों के चारों नेम भी याद साथ में रखने हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है, इनमें से किस राजा ने खाने जहां मकबाल को वजीर नियुक्त किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग अपॉइंट खाने जहां मकबाल एज वजीर। तो एज अ वजीर खाने जहां मकबल इसने किसको अपॉइंट किया था। मोहम्मद बिन तुगलक किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक, अबू बकर शाह या गियासुद्दीन तुगलक शाह सेकंड। अगर हम बात करेंगे खाने जहां मकबाल को एज अ वजीर जो यहाँ पे नियुक्त किया गया था, वो किया था आपके फिरोज शाह तुगलक ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी लगाया वो बिल्कुल करेक्ट है। बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की। तो फिरोज शाह तुगलक ने, जिन्होंने 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक यहाँ पे शासन किया था, उन्हें रईसों द्वारा सुल्तान के रूप में चुने जाने का अनूठा गौरव प्राप्त था। उन्होंने खाने जहां मकबाल, एक तेलुगु ब्राह्मण को वजीर या प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। आप सभी ने वजीर अच्छे से पढ़ा हुआ है, दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से पढ़ा हुआ है। मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि आप हिस्ट्री कर रहे हैं तो हिस्ट्री चाहे मुगल का हो, मौर्यन का हो, दिल्ली सल्तनत का हो, गुप्ता का हो, हर एक का एडमिनिस्ट्रेशन आप सभी को अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। एग्ज़ाम में एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन से क्वेश्चन 100% हर टॉपिक से आपको देखने को मिलेगा ही। कोई भी टॉपिक करो, एडमिनिस्ट्रेशन आपको हर एक चीज़ का ज़रूर पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आप सभी से पूछा है, निम्नलिखित में से किस शासक ने महमूद बेगड़ा की उपाधि धारण की थी। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर टुक द टाइटल ऑफ महमूद बेरागा। तो अगर आपके ऑप्शन है अहमद शाह फर्स्ट, अहमद शाह सेकंड, महमूद शाह फर्स्ट या हसन खान। अगर हम बात करेंगे महमूद बेगड़ा की जो उपाधि धारण की थी वो की थी आपके महमूद शाह प्रथम ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। तो महमूद शाह प्रथम ने आपके महमूद बेगड़ा के द्वारा ये टाइटल अडॉप्ट किया था। आगे बढ़ेंगे, अगर हम इसकी बात करेंगे तो सुल्तान महमूद बेगड़ा को महमूद शाह प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 1458 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे। वह कम उम्र के सिंहासन पर चढ़े थे और महमूद शाह प्रथम ने महमूद बेगड़ा की उपाधि धारण की थी। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे कम उम्र में कौन बैठा था, तो वो थे आपके महमूद शाह फर्स्ट। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे आपसे पूछा गया है, दिल्ली सल्तनत में इनमें से किसने व्यवहारिक रूप से सल्तनत की सभी शक्तियों का आनंद लिया था और सभी विभागों पर सामान्य नियंत्रण का प्रयोग किया था। इन दिल्ली सल्तनत विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिकली इंजॉयड ऑल द पावर्स ऑफ द सुल्तान एंड एक्सरसाइज जनरल कंट्रोल ओवर ऑल द डिपार्टमेंट्स। आपके नए वजीर या सद्र थे। अगर हम बात करेंगे तो दिल्ली सल्तनत में जिसने पूरे ओवरऑल सारी पावर का, सारी शक्तियों का, सारे विभागों में जितना भी नियंत्रण है, सारे डिपार्टमेंट का कंट्रोल था, वो थे आपके कौन, आपके नेब। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आप सभी से पूछा गया था कि सल्तनत काल के दौरान इनमें से कौन सा मुख्य कार्य इक़्तिदारों द्वारा किए जाते हैं। आपके ऑप्शन है कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तो अगर हम बात करेंगे एकताधर, जो आपके एकता को कलेक्ट करते थे, सारे काम देखते थे, तो वो आपके भू राजस्व की वसूली भी करते थे और वहाँ के जितने भी लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करने का काम आपके एकताधर का ही होता था। इट मीन्स ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी था। तो आशा करती हूँ कि आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी ही लगाया होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अगर हम बात करेंगे तो मेन फंक्शन था आपके एकता दर का, तो ये क्या हेड थे आपके एकता के, आपके सल्तनत के समय पर, जिनका काम था आपके लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने के साथ साथ वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का भी। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, इसमें पूछा गया है इनमें से कौन सा देवराय प्रथम के शासन काल के दौरान आया था। देवराय फर्स्ट के समय पर इनमें से किसने विजिट किया था, ये पूछा है। कौन से ट्रैवलर ने, निकोलो कॉन्ती ने, निकितिन ने या डोमिंगो पेस ने। अगर हम बात करेंगे देवराय प्रथम के द्वारा जिन्होंने यहाँ पे विजिट किया था वो निकोलो कॉन्ती थे और आपके निकितिन थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सॉरी, इस ऑप्शन का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, पहला नहीं है, मतलब आपका निकितिन और डोमिंगो पेस थे। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। एक सेकेंड, अगर हम बात करते हैं वापस से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, हमने यहाँ पे देखा देवराय फर्स्ट के समय पर जो विजिट किया जिन ट्रैवलर ने, वो थे आपके निकोलो कॉन्ती और आपके निकितन ही हैं। सॉरी, वो आपके यहाँ पे ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं, तो आप इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर निकोलो कॉन्ती और आपके निकितन जो है देवराय प्रथम के समय पर आए थे। इट मीन्स आपका जो पहला स्टेटमेंट है और आपका दूसरा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था। आगे बढ़ेंगे, अगर हम बात करेंगे कि आपके निकोलो कॉन्ती और आपके निकेतन, ये दोनों के दोनों आपके देवराय फर्स्ट जो कि आपके विजयनगर के रूलर थे, इनके समय पर ये आए थे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को लाइक शेयर, मैं आप सभी से कहूँगी एक बार जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। अगर आप सभी को ये क्वेश्चंस पसंद आए हों, हेल्पफुल रहे हों और आपको मेरे पढ़ाने का तरीका या मेरी वीडियोस थोड़ी भी हेल्पफुल होती हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा। बिल्कुल भी ये मत सोचना कि आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही प्रैक्टिस करवाती रहूँगी। आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरी है, तो आप टेलीग्राम में, नहीं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें मैंने आप सभी से पूछा था कि इनमें से किस राजा ने वेंकट राय की उत्तराधिकारी बनाया गया था। वैकेंत राय वॉज सक्सीडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग किंग। आलिया राम राय, नरसिम्हा राय, सदाशिव राय या कृष्णदेव राय। अगर हम बात करेंगे कि आपके वेंकट राय का उत्तराधिकारी बनाया गया था आपके सदाशिव राय को, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी लगाया था वो बिल्कुल करेक्ट है। बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की, तो वैकेंत राय जो है वो एक कमजोर शासक थे जो बहुत ही जल्दी यहाँ मारे गए थे और उन्होंने सदाशिव राय द्वारा सफल हुए जो अच्युत राय के क्या थे, ये भतीजे थे और इन्होंने 1543 से 1567 तक विजयनगर साम्राज्य पर क्या किया था, शासन किया था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है वट वर द एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड ड्यूरिंग द शेरशाह एडमिनिस्ट्रेशन। शेरशाह के प्रशासन के दौरान प्रशासनिक इकाई को क्या कहा जाता था। आपके पट्टा, एकता, कबूलियत या सराय। तो आप सभी को पता है कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट जो है शेरशाह के समय पर वो एकता कहलाते थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। अगर हम बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की, तो शेरशाह सूरी ने आप सबको पता है 1540 से 1545 तक रूल किया था और ये बहुत ही ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इन्होंने चलाया था और इनके एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट को एकता कहा जाता है। ये मैंने आप सभी को अभी बताया। ठीक है, बाकी की ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो और आपको सारे एडमिनिस्ट्रेशन आपने पढ़े हैं जिसको आपके प्रोविंस में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके ग्राम में जिसको डिवाइड किया जाता है। क्लियर हो गया। और इसके जो छोटे एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कहा गया था, परगाना, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया था मुगल प्रशासन के दौरान इनमें से कौन सा प्रशासन सर्वोच्च प्रमुख था। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वजीर, एम्परर या इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करेंगे मुगल प्रशासन के दौरान जो आपका सबसे सर्वोच्च प्रमुख था, जो सुप्रीम हेड था, वो होते थे आपके सम्राट यानी कि आपके एम्परर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। तो जिन्होंने भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बताया था एम्परर, वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम इसकी बात करेंगे कि आपके मुगल साम्राज्य के शासन के दौरान सम्राट प्रशासन का सर्वोच्च प्रमुख था और सभी सैन्य और न्यायिक शक्तियों को ये नियंत्रित करता था। तो एम्परर का काम क्या होता था, आपकी जितनी भी मिलिट्री है और आपकी जुडिशियल पावर है उन सबको कंट्रोल करने का काम आपके एम्परर का यानी सम्राट का होता है। और मुगल प्रशासन के सभी अधिकारियों के पास अपनी शक्ति और आपके पद सम्राट के पास होते थे और सम्राट के पास अपनी मर्जी से अधिकारियों को नियुक्त करने की, पदोन्नत करने की, उनको हटाने का भी अधिकार होता था, राइट होता था। किसको अपॉइंट करना है, किसको प्रमोशन करना और किसको रिमूव करना उनकी पोजीशन से, ये सारे राइट्स आपके एम्परर यानी कि सम्राट के पास
होते थे। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आप सभी के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आप सभी से पूछा गया था, औरंगजेब ने इनमें से किस अंग्रेजी कारखाने पर कब्जा करने का आदेश दिया था? औरंगजेब ने यहाँ पर कौन से इंग्लिश फैक्ट्री को कैप्चर करने के लिए यहाँ पे ऑर्डर दिया था? सूरत, मछलीपट्टनम या हुगली? अगर हम बात करेंगे तो ये तीनों की फैक्ट्रीज पर इसने ऑर्डर दिया था कि इसको तीनों की तीनों को ही कैप्चर करने के लिए। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप सभी से पूछा है कि मैंने आप सभी से यहाँ पे पूछा था, बैटल ऑफ कोल्हापुर जो है, जो कि आपके शिवाजी और किसके बीच में लड़ा गया था? तो अगर हम बात करें, बैटल ऑफ कोल्हापुर जो है वो शिवाजी और आपके रुचस्थ मंजमन के द्वारा ये लड़ा गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो जिन स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर बी लगाया है वो बिल्कुल करेक्ट है। बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की। तो अगर मैं आपको बता दूं, कोल्हापुर की लड़ाई जनरल रुचस्थ मजमन के बीच लड़ी गई थी, जो कि बीजापुर के आदिल शाह और शिवाजी का प्रतिनिधित्व करते थे। और शिवाजी की जीत ने औरंगजेब को चिंतित कर दिया था, लेकिन वे फिर भी शिवाजी को पहाड़ के चूहे से ज़्यादा कुछ नहीं मानता था आपके औरंगजेब। ठीक है, ये सारी स्टोरीज आपने ऑलरेडी पढ़ी भी और अच्छे तरीके से इस टॉपिक को आप सभी जानते हैं। ये आपके इस टेस्ट का सबसे ईजी और सिंपल क्वेश्चन है, जो आप सभी इसको आंसर अच्छे से जानते हैं कि राष्ट्रकूट डायनेस्टी का जो फाउंडर है वो कौन है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो ये बात आप सभी जानते हैं, ये की थी दांती दुर्ग ने। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। राष्ट्रकूट डायनेस्टी, प्रतिहार, ट्रिपाटाइट स्ट्रगल है, त्रिपक्षीय संघर्ष। ये टॉपिक मैंने बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में कराया हुआ है, तो आप में से जिसको भी वो लेक्चर देखना है, मेडिएवल हिस्ट्री के प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए और इस टॉपिक को अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ सकते हैं, जिसको भी इसको पढ़ना है तो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगर हम बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की, आप लोग यहाँ देख सकते हो, दांती दुर्ग है, जिनको दंती वर्मन भी बोला जाता है, और इन्होंने कीर्तिवर्मन द्वितीय, जो कि आपके बादामी चालुक्य के शासक को यहाँ पर हराया था। ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आप सभी से पूछा था कि कौन से पीरियड को वल्लभी पीरियड कहा जाता है? कुषाण काल, मौर्य काल, महाजनपद काल या फिर गुप्ता काल? तो अगर हम बात करेंगे, वल्लभी पीरियड जो है वो आपके गुप्त काल को कहा जाता है। इट मीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी लगाया वो बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा था, जिसमें आपसे ये पूछा गया था कि भारत की जो रुई है वो अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है। ये विचार यानी कि ये कथन किसका था कि इंडियन कॉटन जो बहुत ही ज़्यादा वाइटर है अदर कॉटन से? अलेक्जेंडर, हेरोडोटस, मजिस्थनीज या फिर अशोक? अगर मैं बात करूँ, जो ये स्टेटमेंट है कि जिसने बोला था कि भारत का जो कॉटन है वो सबसे ज़्यादा वाइट है और के कंपैरिजन में, तो ये बात आपकी मजिस्थनीज ने बोली थी। ये बात आप सभी को पता है, और इनकी बुक आप सभी जानते हैं, इंडिका, जिन्होंने एक किताब लिखी थी। और ये आपके चंद्रगुप्त प्रथम के समय पर आए थे, मौर्यन के डायनेस्टी के समय पर, मौर्यन के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सब कुछ इन्होंने बताया था। ये सारी चीज़ें आप मजिस्थनीज के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो ये चीज़, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी लगाया वो बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि हु रॉट अबाउट काठमांडू इन अभिदम? तो अभिदम की कथा वस्तु के बारे में किसने लिखा था? आपके अश्वघोष ने, महाकश्यप ने, मोगलीपतिश ने या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, मोगलीपतिश ने इसको लिखा था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर इसलिए क्या था? ऑप्शन नंबर सी। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी लगाया वो बिल्कुल करेक्ट है। बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की। तो अभिधम ग्रंथ कथा वस्तु मोगलीपतिश द्वारा ये लिखा गया था। वह एक बौद्ध भिक्षु थे और विद्वान थे। इन्होंने 3वीं शताब्दी में रहे थे और ये आपके मौर्य सम्राट अशोक के आध्यात्मिक शिक्षक थे, और उनके पुत्र महिंदा, जो कि बौद्ध धर्म को श्रीलंका लेकर आए थे। ठीक है, और उन्होंने तीसरी बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की थी। आप सभी को पता है कि 4 काउंसिल हुई थी, 4 काउंसिल हुई थी बुद्धिस्ट में, जिसमें की 3rd काउंसिल इनके थ्रू ही हुई थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी बुद्धिज्म में पढ़ा हुआ है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें मैंने आप सभी से पूछा था कि किस यज्ञ ने वैदिक काल में सुरा का प्रयोग किया था? इन विच यज्ञ सुर वॉज यूज इन वैदिक पीरियड? राजसूय, पुत्रेष्टि, सोत्रामणि या अश्वमेघ? अगर हम बात करें, जो यज्ञ सुरा का यूज जो वैदिक पीरियड में हुआ था वो हुआ था आपका सूत्रामणि के थ्रू। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आप सभी से पूछा गया था
10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर डिड द बैटल ऑफ 10 किंग टेक प्लेस? आपके ऑप्शन है तिरस्ता, परुशणी, गंगा या सिंधु। तो अगर हम बात करेंगे ये बैटल जो आपका हुआ था वो हुआ था आपके परुशणी के थ्रू। ठीक है, कौन सी नदी के पास? परुशणी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लड़ाई का पहला चरण कुरुक्षेत्र के पश्चिम में मौनुसा के पास रावी, तब ये क्या थी? परुशनी नदी के तट पर हुआ था। भरत राजा और उनके पुजारी को क्रमशः ऋग्वेद में सुदास, पेजवन और वशिष्ठ के रूप में वर्णित किया गया है, जबकि सामवेद और यजुर्वेद में इन संहिताओं के नाम से ये बदल दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी से पूछा था कि रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? विच यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय रामपाल? तो रामपाल ने कौन सी यूनिवर्सिटी यहाँ पर फाउंड की थी? तो वो थी आपके सोमपुरी जगदल वल्लभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो सोमपुरी की स्थापना, ये जो यूनिवर्सिटी की स्थापना आपके रामपाल के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा था कि वल्लभी यूनिवर्सिटी किसके द्वारा ये डेवलप हुई थी? आपके ऑप्शन से गोपाल, कुमार गुप्त, धर्मपाल या फिर आपके भट्टारक। तो ये बात आप सभी जानते हो कि वल्लभी यूनिवर्सिटी आपके भट्टारक के द्वारा इसका विकास किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। तो जिन भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर डी लगाया वो बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट की तरफ, लेकिन उससे पहले आप यहाँ देख सकते हो कि मैत्रक राजा भट्टारक ने गुजरात में, ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए, गुजरात में वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये भी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछ ली जाएगी। वल्लभी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? वो आपके गुजरात में। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ये भी बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा था बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजन में विश्वास नहीं करता है? विच पार्ट ऑफ द बुद्धिज्म डज नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप? हीनयान, महायान, वज्रयान। तो आप सभी को पता है हीनयान है जो कि आपकी मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करता है। ठीक है, हीनयान महायान को बहुत अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ के जाइएगा, यहाँ से भी मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम आपको यहाँ नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हो, हीनयान जो है आपकी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता था, और ना ही ये इसके अनुयायी ये मानते थे कि बुद्ध भगवान यहाँ पर होते हैं। ठीक है, महायान आइडल वर्शिप में बिलीव करते थे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा पीटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? कौन सा पीटक है जो आपके एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बताता है? विनय पीटक, अभिधम, अशुद्ध पीटक। आपको पता है ये ट्री पीटक है बुद्धिज्म के। ठीक है, और आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सा पीटक जो आचार संहिता या एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बताता है? तो वो है आपका विनय पीटक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। आप सभी ने इसको अच्छे से तीनों को पढ़ा होगा। तो आगे बढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो आपका बुद्धिस्ट स्क्रिप्ट जो है विनय पीटक, ये मेनली जितने भी बुद्धिज्म के रूल्स और रेगुलेशन है वो सारी चीज़ें इस चीज़ में मेंशन की गई हैं, और यही इसी में कोड ऑफ एथिक्स आपको देखने को मिलता है, ताकि इसमें जितने भी आपके मॉन्क्स हैं, नन्स हैं, संघ हैं, वो सभी के सभी यहाँ पर इनको क्या क्या पालन करना है वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं आपके विनय पीटक में। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आप सभी से पूछा है बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास कौन से काल में हुआ था? ड्यूरिंग वोज पीरियड डिड द महायान सेक्ट ऑफ द बुद्धिज्म डेवलप? अशोक, काल अशोक, कनिष्क, अजातशत्रु। तो ये आप सभी को पता है कि बौद्ध धर्म के महायान पंथ जो है, महायान सेक्ट जो ये कब आया था? ये आपके कनिष्क के समय पर आया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर हो गया? तो आप सभी को समझ में आया कि बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास कौन से काल में हुआ था? वो आपके कनिष्क के द्वारा हुआ था। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। तो जिन्होंने भी सी लगाया था वो बिल्कुल करेक्ट है। आप सभी को पता है कि बौद्ध साम्राज्य का महायान जो है वो कनिष्क के समय पर आया था, और आपको पता है ये कुषाण डायनेस्टी के थर्ड रूलर है, ये चीज़ भी आपको अच्छी तरीके से पता है। और उनकी विजय और बौद्ध धर्म के संरक्षण में, सिल्क रोड के विकास का, और आपके कोरनकोम रेंज में गंधार के चीन से महायान बौद्ध धर्म के प्रशासन का महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा था कि इनमें से कौन सा फेमस फेमिनिस्ट ऑथर है? कौसाम्बी, शर्मिला रेगे, ताराबाई सिंधे या रोमिला थापड़। तो अगर हम बात करेंगे फेमस फेमिनिस्ट ऑथर जो है वो ताराबाई सिंधे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा था मार्क आर्कियोलॉजी इसमें से कौन है? कौन मार्क्सवादी विचारधारा के थे? अंबेडकर, दामोदर कौसाम्बी, जगन्नाथ सरकार या रामनारायण शर्मा। तो वो थे आपके दामोदर कौसाम्बी जो आपके मार्क्सिस्ट आर्कियोलॉजी हैं।
सॉरी आइडियोलॉजी हैं, इस विचारधारा के थे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी लगाया वो बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं कि आपकी जो गुलामगिरी की जो ये बुक है ये फोकस किस पे है। पहले तो मैं आपको बता दूं ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ये आपको सभी को पता है, ज्योतिराव फुले के द्वारा ये किताब लिखी गई थी। ठीक है, ज्योतिराव फुले के द्वारा ये किताब लिखी गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मैनी टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इस बुक जो ये फोकस है इस बुक का, इस पे किस पे था, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन, महिलाओं का जो शोषण किया जाता है उस चीज़ों को यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके अलावा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए लगा वो बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा जो एक चीज़ और फोकस की गई वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता दूं, लेकिन उससे पहले एक बात याद रखना, ज्योतिराव गोविंदराव फुले थी, इनका जन्म पुणे में हुआ था और वह एक महान समाज सुधारक थी। इन्होंने पुस्तक गुलामगिरी को मुक्त राजाओं दासों के लिए अमेरिका आंदोलन का समर्पित किया था। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके फ्री स्लेव जो हैं इनके लिए भी, अमेरिकन के जो फ्री स्लेव्स है इनके टॉपिक भी आपको इस बुक में मेंशन किया गया है। ठीक है, तो आपके स्लेवरी को भी कौन से आपके अमेरिका में स्लेवरी सिस्टम को ख़त्म किया जाए ये चीज़ के लिए भी यहाँ पे इस बुक में इन्होंने मेंशन किया है। और साथ ही साथ आपकी जो वुमेन पे एक्सप्लॉयटेशन होती है ये चीज़ भी इस बुक में इन्होंने बताई है। क्लियर हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर कीजिएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऑलरेडी चीज़ें पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा था सिकंदर के लिए बुसेफालस कौन थे। तो अगर मैं आपको बताऊं जो सिकंदर के लिए बुसेफालस वो था उनका घोड़ा। ठीक है, उसका घोड़ा जो था जो उसके पास तब से था जब से वो छोटे थे। तो याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। तो वो उनका घोड़ा था। आपको पता है कि सबसे बड़े एम्पायर डायनेस्टी आपको इन्हीं के समय पर देखने को मिलता है। और एक अलेक्जेंडर द ग्रेट जिन्होंने के समय पर आपने सबसे बड़ा एम्पायर इनका आपको देखने को मिलता है, जो कि इनका निजी पर्सनल घोड़ा था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, प्लूटर्क के अनुसार घोड़ा बहुत ही ज़्यादा क्या था, स्टबन, जिद्दी था, लेकिन सिकंदर ने 14 साल की उम्र में घोड़े को शांत कर दिया था। यह महसूस करने के बाद कि वह अपने ही छाया से डरता था, उसे धीरे से बोलते हुए सूरज की ओर देखता था। इसने अनियंत्रित घोड़ों को शांत भी कर दिया था क्योंकि उसने आखिरकार उसे वश में कर ही लिया था अलेक्जेंडर ने। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट भी याद रखना, ये आपकी प्लूटर्क ने बोली थी, उसके थ्रू हमें ये बातें पता चली हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा था दहलीवल का मतलब क्या है। दहलीवल क्या है, ये दिल्ली के दहले सिक्के थे, दिल्ली का ये कोई शहर है, यहाँ कोई लोग रहते हैं। ये आप सभी को पता है कि दहलीवल जो ये कॉइन है जो मिंट हुआ था दिल्ली में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ये आप सभी को पता है कि बहुत सारे जैन व्यापारी आपके शहर में रहते थे, इसी वजह से जिसके आपके बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हुआ था, इसी वजह से दहलीवल कह जाने सिक्कों का व्यापक प्रचलन था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी एनसीईआरटी में भी मेंशन किया हुआ है। आपकी 7th क्लास की एनसीईआरटी आप देखोगे ना, वहाँ पर ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था भारतीय सामाजिक सम्मेलन में प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया गया, ये किससे रिलेटेड था। आपके विधवा पुनर्विवाह से, सती प्रथा से, जाति भेदभाव से या बाल विवाह से। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना प्लेज मूवमेंट जो है वो चाइल्ड मैरिज से था, बाल विवाह से ये था। ठीक है, रिलेटेड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। आप सभी मुझे वीडियो के एंड में बताएंगे कि आप सभी का स्कोर 50 में से कितना रहा। ठीक है, आप सभी चाहो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो टेलीग्राम चैनल पे भी मैसेज कर सकते हैं, लेकिन मैं देखना चाहूँगी कितने स्टूडेंट ने इस टेस्ट को किया था और पर्सनली और सीरियसली इस टेस्ट को करा है, जो कि अपने एग्जाम के लिए सीरियस है और प्रैक्टिस यहाँ पर किया है। ठीक है, आप सभी के लिए ये प्रैक्टिस सेशन लेकर आती हूँ क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही रेयर आप सभी को मिलते हैं, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकूँ। आप सभी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर कितना रहा। अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो भारतीय सामाजिक आंदोलन की स्थापना आपके एमजी रानडे और रघुनाथ राव ने की थी। ठीक है, आपकी इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस को, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये किसके लिए था, ये आपके लोगों के बाल विवाह को विरोध करने के लिए इन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था। क्लियर हो गया, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। विच रीजन वॉज मेंशन ऑफ रत्नदिव्य इन बुद्धिस्ट जातक? बौद्ध जातकों में से किस क्षेत्र का उल्लेख रत्नद्वीप के रूप में दिया गया था? मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका और लक्षद्वीप। इस क्वेश्चन का आंसर जो आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप सभी को नहीं बता रही हूँ, तो जो भी नए स्टूडेंट हैं या पुराने जितनों भी ये वीडियो देखी एंड तक जो पहुंचा है, जो यहाँ तक सीरियसली इन्होंने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। आशा करते हो आप सभी का स्कोर बहुत अच्छा रहा होगा। आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप सभी का 50 आउट ऑफ कितना स्कोर रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हो आप सभी को आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आप लोगों का टेस्ट बहुत अच्छा रहा होगा और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी खासी रही होगी। आप सभी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके एग्जाम आने वाले, आप लोगों की प्रैक्टिस कैसी चल रही है, कैसी प्रिपरेशन चल रही है और आप किस एंट्रेंस एग्जाम के लिए इस वीडियो को या टेस्ट को दे रहे थे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आगे की नोटिफिकेशन जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पीडीएफ चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी है, दोनों टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कोई भी कोई डाउट हो आप सभी को, कोई भी क्वेरी हो अपने एग्जाम से रिलेटेड, वो सब मुझे आप मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। आज की क्लास कैसी लगी, आज के क्वेश्चंस कैसे लगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हो आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि आगे के टेस्ट में 100 क्वेश्चंस के टेस्ट सीरीज लेकर के आऊँ तो मुझे कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट को ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।